हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा जो संसार है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स और जटिल है। इसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। हम इसकी जटिलता को समझने के लिए इसको अलग अलग लेवल्स पर हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स लेवल पर, सेल्स के लेवल पर, टिश्यूज़ के लेवल पर, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम और बायोम्स के लेवल पर हम इसको स्टडी करेंगे। ये इकोलॉजी की डेफिनेशन है। इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट। इकोलॉजी वह सब्जेक्ट है जिसमें ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन और जो उसके ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन का हम स्टडी करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसा तालमेल है, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, कैसे एनवायरनमेंट का उन पर इफेक्ट पड़ता है, कैसे असर होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजी का इज बेसिकली कॉन्सर्ड विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उनका किया जाए, उनको ग्रुप में बांटा जाए, तो 4 लेवल्स होते हैं इकोलॉजी के: ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज़ एंड बायोम्स। ऑर्गेनिज्म यानी एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। पॉपुलेशंस, जब एक ऑर्गेनिजम्स की किसी ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा ग्रुप हो जाता है सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। फिर कम्युनिटीज़ और बायोम्स, यानी अगर कोई कम्युनिटी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने रह रही है, उसमें सर्वाइव कर रही है, तो वो बायोम्स डेवलप करती है। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल। इस चैप्टर में हम इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्म के लेवल पर और उससे जो फिर पॉपुलेशन बनती है उनके लेवल पर हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी को 4 लेवल्स पर डिवाइड किया गया है: ऑर्गेनिजम्स के लेवल पर, पॉपुलेशन के, कम्युनिटीज़ और बायोम्स के लेवल पर, अगर उनका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किया जाए। Organism and its environment. Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environments in terms of not only survival but also reproduction. इकोलॉजी को अगर ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर हम देखें तो उसको हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी कह सकते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट का किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, जो उसका शारीरिक क्रिया होती हैं, बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर कैसे प्रभाव पड़ता है। और ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के साथ साथ कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी अडेप्ट होकर वो सर्वाइवल तो कर लेंगे, लेकिन सर्वाइव करने के साथ साथ उनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इसके बारे में स्टडी करते हैं। You may have learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variation in the intensity and duration of temperature resulting in distinct season. हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा प्लेनेट है, हमारी जो अर्थ है, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, और जो उसकी एक्सिस से जो टेम्परेचर और जो ये डिफरेंट सीजन आते हैं वो कैसे आते हैं, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। यानी जो अर्थ रोटेट कर रही है सन के चारों ओर, उससे ही ये डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट सीजन्स आ रहे हैं। दीज वेरिएशंस टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, ये जो वेरिएशन है, सीजन्स में वेरिएशन आ रहा है, टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है, और इन वेरिएशन को अगर हम प्रेसिपिटेशन के वेरिएशन के साथ लिया जाए, प्रेसिपिटेशन का मतलब है बारिश में जो डिफरेंस आता है अलग अलग जगह पर कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है। अगर इन फैक्टर्स को हम साथ साथ ले लें, रिमेंबर प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स बोथ रेन एंड स्नो। प्रेसिपिटेशन में रेन और स्नो दोनों आती है। अगर इनको हम लें, अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। कहने का मतलब है अगर जो ये टेम्परेचर में वेरिएशन, सीजन्स में वेरिएशन आते हैं, इनको अगर हम बारिश के साथ यानी प्रेसिपिटेशन के साथ और स्नो की में जो वेरिएशन आ रहा है, जो बदलाव होता है, उसको साथ साथ हम कंसिडर करें, तो इनके कारण ही अलग डिजर्ट बनता है, रेन फॉरेस्ट बनता है और टुंड्रा बनता है। यानी यहाँ पर कुछ और कंडीशन होगी प्रेसिपिटेशन की, टेम्परेचर की कुछ और कंडीशन होगी, यहाँ पर अलग होगी और यहाँ पर अलग होगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, सीजन्स और प्रेसिपिटेशन, वो ही किसी जगह पर कौन सी टाइप की सॉइल होगी, कौन से टाइप का एनवायरनमेंट होगा, इसको कंसिडर करते हैं, इसको बताते हैं। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर।
बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ये अलग अलग बायोम्स दिए गए हैं और उनके एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दिया गया है। यह है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। इसमें जो प्रेसिपिटेशन होता है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर के बीच में होता है एनुअल प्रेसिपिटेशन, और इनका टेम्परेचर -10 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ये दिया गया है। ये कोनिफरस फॉरेस्ट का दिया गया है, 50 से लेकर 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है इनकी। टेम्परेचर यहाँ का 0 से लेकर 10 तक वेरी कर सकता है कहीं कहीं जगह पर। ये ऐसे ही टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। डेजर्ट के बारे में बताया गया है। डेजर्ट में जो देखिए जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है और टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा है। ग्रासलैंड बताई गई है और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिया गया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 150 से लेकर 420 तक एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है सेंटीमीटर में, और इनका टेम्परेचर भी काफ़ी 20 से 25 के बीच में रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है वेजिटेशन के लिए। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। और जो अलग अलग बायोम्स होते हैं इनमें कुछ लोकल वेरिएशन भी आते हैं, यानी आसपास का जो वातावरण होता है उसके कारण भी उसमें कुछ बदलाव पाए जाते हैं अलग अलग जगह पर, जिससे अलग अलग प्रकार की हैबिटेट्स बनती हैं। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर शोन इन फिगर 13.2। ये इंडिया के अलग अलग बायोम्स दिए गए हैं। On planet Earth, life exists not just in a few favorable habitats, but even in extreme and harsh habitats. हमारे अर्थ प्लेनेट पर लाइफ सिर्फ कुछ फेवरेबल हैबिटेट्स होते हैं, यानी जहाँ पर आसानी से जीवन उत्पन्न हो जाता है। लाइफ सिर्फ वहीं पर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं, एक्सट्रीम कंडीशन है या हार्श कंडीशन है, कठिन। हार्श का मतलब है कुछ ऐसी कठिन हैबिटेट्स हैं जो जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है, जहाँ पर भी लाइफ है। जैसे कि स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, राजस्थान के डेजर्ट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। परपेचुअली रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, मेघालय के फॉरेस्ट में वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। डीप ओशियन ट्रेंचेस, ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में। टोरेंशियल स्ट्रीम्स में, परमेफ्रोस्ट पोलर रीजन्स में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। हाई माउंटेन टॉप्स पर बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है। एंड स्टिंकलिंग कंपोजिट पिट्स टू नेम अ फ्यू। कंपोस्ट के जो पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उन पर भी लाइफ, वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट होती है। यानी इंडिया में अलग अलग जगह पर लाइफ एग्जिस्ट है। इवन आवर इंटेस्टाइन इज़ ए यूनिक हैबिटेट फॉर 100 ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रो। और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसमें भी 100 से ज़्यादा स्पीसीज माइक्रोब्स के जीवित रहते हैं। ये इंडिया के मेजर बायोम्स हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ये जो, और डिसीडियस फॉरेस्ट है, ये डेजर्ट कंडीशन दी गई है, और ये सी कोस्ट दिया गया है। What are the key elements that lead to much variation in the physical and chemical condition of different? The most important ones are temperature, water and light soil. जो की एलिमेंट होते हैं जिससे कि ये वेरिएशंस आता है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सोइल आती है। यही टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सोइल ही किसी एनवायरनमेंट की हैबिटेट में, मतलब किसी हैबिटेट की क्या कंडीशन होगी, इसको डिटरमाइन करते हैं। We must remember that the physiochemical abiotic component alone do not characteristic the habitat of an organism completely. और हमें ये भी याद रखना है कि जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सोइल, जो ये कंपोनेंट होते हैं, ये अकेले ही किसी हैबिटेट की क्या एनवायरनमेंट है, किस हैबिटेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। द हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट आल्सो। हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं, यानी जो जीवित कंपोनेंट्स होते हैं उनको बायोटिक कहते हैं और अजीवित को एबायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या आएंगे किसी हैबिटेट में? पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स और कंपिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली। यानी किसी हैबिटेट में एबायोटिक कंपोनेंट के साथ साथ बायोटिक कंपोनेंट भी इंक्लूड रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में पैथोजेंस, पैरासाइट और प्रीडेटर्स, कंपिटिटर्स आते हैं, और ये जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साथ लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं। We assume that over a period of time, the organism had through natural selection evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat. और हम ये assume करते हैं कि समय के साथ साथ organisms का नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है organisms जो नेचर है उसने जो सबसे फिट होता है उसको सिलेक्ट किया है, जिससे कि
और नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी अपने हैबिटेट में सर्वाइवल करने की और रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी बढ़ गई है। अब मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरनमेंट फैक्टर। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ फैक्टर है। यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप। और हम जानते हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर है यानी औसत तापमान है हमारी ज़मीन पर, वो सीजनली घटता बढ़ता रहता है, अलग अलग सीज़न में अलग अलग रहता है। और ये इम्पोर्टेंट है। जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटता है और प्लेन से माउंटेन टॉप्स की तरफ भी घटता है। ये आ जाता है कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक घटता है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ घटेगा और प्लेन्स से माउंटेन्स की टॉप्स पर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से घटेगा। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड टू ग्रेटर दैन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। और जो टेम्परेचर है वो पोलर एरियाज में तो जीरो लेवल पर होता है, यानी माइनस में होता है, जीरो से भी नीचे, और हाई एल्टीट्यूड में भी जीरो से नीचे होता है। लेकिन जो डेजर्ट होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, उनमें गर्मियों में ये 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। There are, however, unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceed 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसे हैबिटेट्स हैं जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, और समुद्र के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। ये यूनिक हैबिटेट्स हैं, अलग हैबिटेट्स हैं। इट इज़ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जनवरी। और ये जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान की बातें हैं कि जो मैंगो का ट्रीज़ है वो टेम्परेट कंट्रीज जैसे कि कनाडा और जर्मनी में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ वहाँ पर उसके ग्रो करने की कंडीशन नहीं है। स्नो लियोपार्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। जो स्नो लियोपार्ड्स होते हैं वो केरला फॉरेस्ट में कभी भी नहीं पाए जा सकते। ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशन। और जो ट्यूना फिश है वो जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स होते हैं ओशन में, उसके सिवा कहीं और पाई ही नहीं जा सकती। You can readily appreciate the significance of temperature to living organism when you realize that it affects the kinetics of enzymes and through it the basal metabolism activity and other physiological function of the organisms। हम जो टेम्परेचर की जो महत्व होता है टेम्परेचर का, उसको अप्रिशिएट करेंगे जब हम ये समझने लगेंगे कि जो टेम्परेचर होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी अफेक्ट करता है। और एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ अफेक्ट करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म होता है, जो एनर्जी प्रोवाइडिंग रिएक्शंस होती हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको भी ये अफेक्ट करता है। और जब मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा तो ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस हैं वो भी अफेक्ट होंगे। यानी टेम्परेचर सबसे पहले तो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करेगा। एंजाइम्स अगर अफेक्ट हो गए तो जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो भी अफेक्ट होंगी, फिर उससे जो ऑर्गेनिज्म का फंक्शंस हैं वो भी प्रभावित होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पैराग्राफ का। इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। ये टर्म्स हैं यूराथर्मल और स्टेनोथर्मल। ए फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड यूरिथर्मल। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टेम्परेचर की अलग अलग रेंज यानी अलग अलग टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, उसमें अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, उनको कहते हैं यूराथर्मल। But a vast majority of them are stick to a narrow range of temperature. Such organisms are called stenothermal. लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही जीवित रहते हैं, उनको कहते हैं स्टेनोथर्मल। यानी यूराथर्मल जो अलग टेम्परेचर की अलग अलग रेंज पर यानी 30 डिग्री सेल्सियस 50-60 डिग्री सेल्सियस इन पर जीवित रह सकते हैं, यूराथर्मल। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यानी 30 कोई 25 पर, इस पर ही जीवित रह सकते हैं, उनको कहते हैं स्टेनोथर्मल। द लेवल्स ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो टेम्परेचर को सहने की क्षमता होती है, टॉलरेंस होती है, वही उनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करती है। यानी अगर कोई
15 डिग्री सेल्सियस से कम पर सर्वाइव कर रहा है तो उसकी जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी कोल्ड एरियाज होगी। अगर कोई 50 से ऊपर कर रहा है तो वो उसकी जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डेजर्ट एरियाज होगी। इसको हम पता लगा सकते हैं। In recent years, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature. और पिछले कुछ सालों में जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, यानी धीरे धीरे बढ़ के उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट हो चुका है, पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ चुका है। इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ सब स्पीड टू बी अफेक्टेड। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा, टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता रहा, तो जो कुछ स्पीसीज़ हैं क्या वो अफेक्टेड होंगी? बिल्कुल होंगी। नंबर जो दो अबायोटिक फैक्टर है वो है वाटर। वाटर का कैसे इफेक्ट होता है? नेक्स्ट टू टेम्परेचर वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। और टेम्परेचर का से जो अगला है वो वाटर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। इन फैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। और अगर हम कहें वास्तव में जो लाइफ है अर्थ पर वो वाटर से ही उत्पन्न हुई है और बिना वाटर के वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल टू लिव देयर। और जो वाटर की अवेलेबिलिटी डेजर्ट में काफ़ी ज़्यादा लिमिट है, डेजर्ट कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा सीमित है, और कुछ स्पेशल अडेप्टेशन होते हैं, कुछ अनुकूलित करने की क्रियाएं होती हैं जो वहाँ पर जीवित रहने के लिए पॉसिबिलिटी बढ़ाती हैं, संभावनाएं बढ़ाती हैं। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज आल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर। और प्लांट की प्रोडक्टिविटी और प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग एरियाज में वो भी वाटर पर डिपेंड करता है। You might think that organisms living in oceans, lakes and rivers should not face any water related problem, but it is not true. हम ये सोच सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म ओशियंस में रह रहे हैं, समुद्र में, लेक्स में रह रहे हैं, झीलों में या रिवर्स में रह रहे हैं, उनको कोई भी वाटर की प्रॉब्लम नहीं आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी केमिकल कंपोजिशन या पीएच ऑफ वाटर बिकम्स इम्पोर्टेंट। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनके लिए वाटर की केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी वाटर का पीएच क्या है, वाटर की क्वालिटी क्या है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। द सॉल्ट कंसनट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर। और जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन को यानी नमक की मात्रा को हम पार्ट्स वाटर के 1000 पार्ट में, यानी वाटर के 1000 पार्ट्स में कितनी उसकी मात्रा होती है सॉल्ट की कंसनट्रेशन की, वो इनलैंड वाटर्स होता है, यानी जो धरती पर पानी होता है उसमें 5 से कम होती है, 30 से 35 होती है समुद्र के पानी में, सी वाटर में, और 100% से ज़्यादा होती है हाइपर सैलाइन लेगून्स में। हाइपर सैलाइन लेगून्स का मतलब जहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये भी नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो साल्ट की कंसनट्रेशन होती है वो इनलैंड वाटर में कितनी होती है, लेस देन 5, 30 to 35 सी में, और ग्रेटर देन 100% इन हाइपर सैलाइन लेगून्स। ये टर्म आई हैं अब यूराइहेलाइन और स्टेनोलाइन, ये इंपॉर्टेंट है। सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज यूराइहेलाइन। कुछ ऑर्गेनिजम्स सैलिनिटीज यानी जो सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है उसकी बहुत ज़्यादा रेंज में भी सर्वाइव कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, उनको कहते हैं यूराइहेलाइन। लेकिन जो कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नमक की जो सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है, सैलिनिटी होती है, उसकी सिर्फ नैरो रेंज को ही सहन कर सकते हैं, उनको कहते हैं स्टेनोहेलाइन। नैरो रेंज का मतलब है उसकी कुछ पर्टिकुलर मात्रा ही वो टॉलरेट कर सकते हैं। Many freshwater animals cannot live for long in seawater and vice versa because of the osmotic problem they would face. बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं जो सी वाटर में ज़्यादा समय तक रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर वो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कैसा? इसलिए क्योंकि सी वाटर्स में जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है वो 30 से 35 होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेश वाटर में लेस देन 5 होती है। तो जो सी वाटर है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह एक्ट करने लगता है, जिससे कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर जो वाटर होता है, सॉल्वेंट होता है, वो बाहर आने लगता है, उनसे निकलने लगता है, और जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है वो श्रिंक करने लगते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। लाइट, अगला जो फैक्टर है लाइट। सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ए प्रोसेस विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट्स जो हैं
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए सनलाइट का उपयोग करते हैं अपनी खाना बनाने के लिए। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सनलाइट के बिना कभी भी नहीं हो सकता, और तभी होगा जब सनलाइट एनर्जी के सोर्स के रूप में प्रेजेंट होगी। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इससे हम समझ सकते हैं कि लाइट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, पर्टिकुलरली ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स वे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रोप्स के लिए लाइट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट, हर्ब्स एंड shrubs growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopy trees। बहुत सारी छोटे प्लांट की स्पीसीज होती हैं, हर्ब्स और shrubs आते हैं उनमें जो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, और ये अडेप्टेड होते हैं, लो लाइट कंडीशंस में अडेप्टेड होते हैं। कहने का मतलब है ये लो लाइट कंडीशंस में भी अपना खाना बना सकते हैं। ऐसा इसलिए है, ऐसा अडेप्टेशन इसलिए होता है क्योंकि ये टोल, जो बड़े बड़े टोल प्लांट होते हैं उनके द्वारा लगातार ढके हुए होते हैं, तो अगर इनको लो लाइट भी मिलेगी तब भी अपना खाना बना लेते हैं। Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट पर अपनी फ्लावरिंग रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड होते हैं, अगर उन्हें सनलाइट मिलती है तभी वे फ्लावरिंग करते हैं। फॉर मैनी एनिमल्स टू लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डायूर्नल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन एज क्यूज फॉर टाइमिंग देयर फॉरेजिंग। बहुत सारे एनिमल्स लाइट का इस्तेमाल अपने दैनिक, डायूर्नल का मतलब है रोज़ाना के लिए, और सीजनल वेरिएशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो उनकी फोरेजिंग का मतलब है उनकी जो चढ़ने की टाइमिंग होती है उसका इस्तेमाल भी वो करते हैं। यानी लाइट, बहुत सारे एनिमल्स लाइट को देखकर जो उनकी दैनिक एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर सीजनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के बाद, यानी कंट्रोल करने के साथ साथ जो उनकी फोरेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं यानी चढ़ने की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी वो कंट्रोल करते हैं। उनकी जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर माइग्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं उनका भी वो लाइट के अनुसार ही पता लगाते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। और लाइट की अवेलेबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्योंकि सन टेम्परेचर और लाइट दोनों का सोर्स है। बट डीप, यह लैंड की कंडीशन है, बट डीप ग्रेटर देन 500 मीटर इन द ओशन द एनवायरमेंट इज परपेचुअली डार्क एंड इट्स इनहेबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। लेकिन ओशियंस में 500 मीटर से नीचे अगर देखा जाए, गहरे ओशियंस में एनवायरनमेंट पूरा डार्क होता है, और जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सन से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। तो फिर व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी? जब उन्हें सन का नहीं पता तो उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। जो सोलर रेडिएशंस होते हैं उसमें अलग अलग रेज पाई जाती हैं, वो भी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिजम्स while not all the other components of the visible spectrum are available for marine plant living at different depths of the ocean। जो यूवी कंपोनेंट्स होता है स्पेक्ट्रम का वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है, और जबकि जो सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब है जो सनलाइट होती है उसमें बहुत सारे कलर कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो मरीन प्लांट्स होते हैं जो ओशंस में बहुत ज़्यादा गहराई में रह रहे हैं तो उनके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। अगला फैक्टर है सोइल। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सोइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री एंड हाउ सोइल डेवलपमेंट ओकर्ड। सोइल जो नेचर होता है या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सोइल की वो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग होती हैं, उनमें डिफरेंस होता है। और जो सोइल का नेचर है वो क्लाइमेट पर, वेदरिंग प्रोसेस पर, यानी सोइल कैसे बनी है, सोइल ट्रांसपोर्टेड हुई है या फिर वहीं से सेडिमेंट होकर बनी है, या फिर सोइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इस पर निर्भर होती है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोइल सच एज सोइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। और सोइल की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, जैसे कि सोइल कंपोजिशन, सोइल कौन कौन से पार्ट से बनी हुई है, ग्रेवल से, सिल्ट से, क्ले से, इनसे बनी हुई है। फिर सोइल का ग्रेन साइज कैसा है, सोइल की जो साइज कैसा है सोइल का, या फिर सोइल की जो परकोलेशन या फिर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, इस पर निर्भर करती है। दीज कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद पैरामीटर्स सच एज पीएच,
मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एन एरिया। और जो ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, साथ ही साथ पीएच, मिनरल कंपोजिशन क्या है सोइल की, कितने प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, या फिर टोपोग्राफी क्या है, जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, ये ज़्यादातर किसी भी एरिया की, जो ये फैक्टर्स हैं ये किसी भी एरिया की वेजिटेशन को डिटरमाइन करते हैं। दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड। और साथ ही साथ ये कि किस सोइल की जो कंडीशन होती है ये भी डिटरमाइन करती है कि उस एरिया में कौन कौन से एनिमल्स जो हैं पाए जाएंगे। यानी जो वेजिटेशन है वो सोइल पर डिपेंड करेगी और एनिमल्स वेजिटेशन पर डिपेंड करते हैं। सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। साथ ही साथ एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सेडिमेंटेशन से जो है बनती है सोइल, तो वो डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार के एनिमल्स सर्वाइव करेंगे। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।